एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के बच्चों पेपर में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पेपर में पार्ट 5 हम देख रहे थे। फर्स्ट सेकंड हमने देखा, म्यूचुअल फंड्स हम लोग देख रहे थे उसके टाइप्स, और आज इसका पार्ट 3 देख रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ लास्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स पार्ट 5 का। तो इसकी आज की कड़ी में हम देख रहे हैं स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स। स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स वो हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के हैं, और उनकी कैटेगरी उसी जो नाम से हमने जो बताया उसके अंतर्गत उसकी डिफाइन की हुई है। कोई जो स्पेशल सेक्टर के फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, तो अलग अलग तरीके का आज हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से फंड्स होते हैं। डिफरेंट टाइप की नीड्स होती है, अलग अलग इन्वेस्टर की नीड के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बच्चों हैं सेक्टर फंड्स, फिर है इंडेक्स फंड्स हैं, और फंड्स ऑफ फंड्स हैं, इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं, इंटरनेशनल फंड्स हम देखेंगे, ग्लोबल फंड्स देखेंगे हम, और इसी तरह से रियल एस्टेट के फंड्स हैं, रियल एस्टेट में लगाने वाले, कमोडिटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, मार्केट न्यूट्रल फंड्स हैं, लीवरेज फंड्स हैं, एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, गिफ्ट फंड्स हैं, और ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। तो ये अलग अलग फंड्स आज हम देखने जा रहे हैं। सेक्टर फंड्स, सबसे पहले हम देख रहे हैं सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स वो होते हैं जो कि किसी स्पेशल सेक्टर में बच्चों जो इन्वेस्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे आईटी का सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर है ना, सीमेंट सेक्टर है, तो आपने किसी स्पेशल एरिया है उसमें आपने जो है पैसा लगाया है, तो ये किसी स्पेशल सेक्टर में लगता है पैसा, तो इसलिए रिस्क फैक्टर जो होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका पैसा एक ही जगह लग रहा है, एक ही सेक्टर में लग रहा है, और उस सेक्टर में अगर नुकसान हो गया तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन कई बार ये अच्छा रिटर्न भी दे जाते हैं, तो इस प्रकार से इसमें जो है इन्वेस्ट किया जाता है। अलग अलग तरह के लोग जो है अपनी इच्छा से इस प्रकार के सेक्टर फंड चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको भी लगता है कि भाई इसमें जो है कोरोना पीरियड में मेडिकल फार्मा सेक्टर में राइज होगा, तो उसमें लोग लगा सकते हैं। तो ये फंड्स इस तरह से पर्टिकुलर टू कैटेगरी ऑफ सेक्टर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडेक्स फंड्स। ये पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं बच्चों, उनके लिए अच्छे होते हैं, जो कि सोचते हैं कि ठीक है हमें तो बैठे रहना, हमें तो फिक्स रिटर्न दे दो, हमें जो है बिल्कुल भी रिस्क जो है बियर नहीं करनी है ना। तो इंडेक्स फंड में लगाते हैं। इंडेक्स वाले क्या होता है, मतलब क्वालिटी वाले फंड्स हैं, इंडेक्स कर रखा है उनको कि भाई ये फंड तो अच्छे रहेंगे ही रहेंगे, इनमें पैसे लगाने में आपको रिस्क नहीं है ना। इंडेक्स यानी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको फंड्स को बता रखा है ना। आपको मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया तो अपने आप में ही जो है ब्रांडेड फंड है, आपने उस फंड में पैसा लगा दिया है। स्टॉक आइडेंटिफाइड होता है आपका, और उसमें आप इन्वेस्ट कर लेते हैं सिमिलर स्टॉक में। इवन इफ दे कैन नॉट एक्सीड द मार्केट, विच इज़ द रीज़न वाई दे आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, दे प्ले इट सेफ बाय प्रेजेंटिंग, मतलब सेफ गेम है, लेकिन यही कि रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए जो इंडेक्स फंड्स में लोग भाग लगाने में इतना ज़्यादा ही पॉपुलर इंडिया में नहीं हो पाया, है ना। नेक्स्ट है फंड्स ऑफ फंड्स। एक फंड्स ऑफ फंड्स का मतलब ये है कि आप जो है डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मल्टी मैनेजर जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स आपके मैनेज करते हैं, और आपके पैसे को डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में आपका पैसा लगा रहे हैं, मैनी फंड्स में आपका पैसा लगा देते हैं। तो ये कई बार जो है बहुत अच्छा रिटर्न भी दे देता है, और कई बार जो है इसमें कॉस्ट जो है कई बार कम होती है, तो उसमें दिक्कत भी हो सकती है। तो ये फंड्स आपके होते हैं। नेक्स्ट है इमर्जिंग मार्केट फंड्स। इमर्जिंग मार्केट का मतलब है कि ऐसी मार्केट, दो तरह की मार्केट है, एक डेवलप्ड मार्केट है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, और एक है इंडिया का मार्केट है, जो मार्केट अभी डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे डेवलपिंग मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। आप अपना पैसा लगाते हैं तो कई बार नेगेटिव रिटर्न आ जाता है। तो इंडिया भी एक डायनामिक और इमर्जिंग मार्केट है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हाई रिटर्न भी कई बार मिल जाता है डोमेस्टिक मार्केट्स, और कई बार जो है बहुत ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएशन होने से रिस्क भी हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जाकर के ये अच्छा कंसिडरेशन मिल सकता है, और ग्लोबल ग्रोथ इनको हो सकती है। लेकिन एकदम थोड़े से समय के लिए अगर आप इसमें इमर्जिंग मार्केट्स में पैसे लगाते हैं तो उसमें रिटर्न मिलने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स बच्चों वो है कि अगर एक व्यक्ति जो अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट 60% तो डोमेस्टिक मार्केट में कर रहा है, और अप्रॉक्स 40% जो है वो इंटरनेशनल ग्लोबल सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्ट कर लिया है। तो एक हाइब्रिड अप्रोच लेकर के आप चल सकते हैं, या फीडर अप्रोच लेकर चल सकते हैं, जिसमें जो है लोकल फंड्स लेते हैं वो ग्लोबल मार्केट को रिप्लेस कर लेते हैं, यानी लोकल फंड ही ले लेते हैं केवल। आप थीम बेस्ड लोकेशन भी हो सकता है जिसमें आप गोल्ड माइनिंग ले सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के इंटरनेशनल फंड्स होते हैं। इनको फॉरेन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, गुड रिटर्न आपको उसका मिल सकता है। ग्लोबल फंड्स थोड़े से इंटरनेशनल से लगे। ग्लोबल फंड में क्या होता है कि मेनली वहाँ पे क्या था बच्चों, इंटरनेशनल फंड में
आपका ग्लोबल मार्केट की बजाय इंडिया मार्केट में 60% है और बाहर आपका 40% है, लेकिन यहाँ ग्लोबल फंड में क्या है, मेनली पैसा आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाहर की सिक्योरिटीज में। होम कंट्रीज में जो है इन्वेस्टमेंट भी होगा लेकिन वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। डाइवर्सिफाइड एंड यूनिवर्सल अप्रोच ग्लोबल फंड्स कैन बी क्वाइट रिस्की, है ना, ये भी रिस्की होते हैं टू ओविंग टू डिफरेंट पॉलिसीज एंड मार्केट की करंट सिचुएशन। अब करेंसी की पोजीशन अलग है, करेंसी का वेरिएशन हो जाता है, तो आप बैठे हैं इंडिया में और आप जो है चाइना का बिजनेस कर रहे हैं, अब उसकी सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ की रेट्स क्या है। इंडिया में आप कर रहे हैं तो इंडिया में बैठे बैठे आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, यूएस को समझ रहे हैं, वहाँ की करेंसी को समझ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप वहाँ पे एक तरह से अपनी जो है फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की बिजनेस की सारी चीज़ों को, ट्रेड्स को समझ के उनमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये काफ़ी कई बार जो होता है बहुत ही टैक्टफुल काम जो है, टैक्टफुल काम हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है रियल एस्टेट फंड्स, है ना। रियल एस्टेट फंड्स ये होते हैं कि इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि भाई अपना पैसा जो है रियल एस्टेट में लगा दें, है ना, रियल एस्टेट की कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, उनके शेयर में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो कई बार ये अच्छा रिटर्न भी दे जाता है, लेकिन कई बार नेगेटिव रिस्क भी रहती है, और प्रॉपर्टी में जो है आपकी लिक्विडिटी भी रह सकती है, और उसमें जो है कई बार रिस्क भी हो सकता है। नेक्स्ट है कमोडिटी फोकस्ड स्टॉक फंड्स। दीज फंड्स आर आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स विद सफिशिएंट रिस्क, जो रिस्क लेने को तैयार होते हैं, और डाइवर्सिफाइड, जिनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चाहिए कि भाई हमारी तो सिक्योरिटी में आप सब तरह के लगा दो, मल्टीपल भी होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, पीरियडिकल लेवल का भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कमोडिटी भी होनी चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके के जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में भी कर लेते हैं, यूनिट्स में भी ले लेते हैं, गोल्ड भी ले लेते हैं। तो ये कमोडिटी फोकस्ड स्टॉक होता है जिसमें कि मल्टीपल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आपका होता है। नेक्स्ट है मार्केट न्यूट्रल फंड्स, है ना। इन्वेस्टर कई बार क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस से, है ना। इन्वेस्टर चाहता है कि उसको इससे मार्केट की जो अलग अलग कंडीशंस है उससे उसको जो है राहत मिलनी चाहिए, मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, मैं क्यों इस रिस्क को बियर करूँ, तो वो चाहता है कि उसका मार्केट न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल यानी कि जहाँ पे बिल्कुल पार वैल्यू, ना लॉस हो ना वो भी नहीं, फिक्स्ड हो जाए, वाइल सस्टेनिंग गुड रिटर्न्स भी आते रहें। और मार्केट न्यूट्रल फंड्स मीट द पर्पस लाइक ए हेज फंड, है ना, आपने उसको हेज कर दिया, वहीं का वहीं रोक दिया उसको। विद बेटर रिस्क अडेप्टेबिलिटी दीज फंड्स गिव हाई रिटर्न, कई बार ये बहुत हाई रिटर्न दे जाते हैं, है ना। जबकि वेयर इवन ए स्मॉल इन्वेस्टर कैन एक्सीड द मार्केट विदाउट स्ट्रेचिंग द पोर्टफोलियो लिमिट। इसका मतलब क्या बच्चों, कि छोटा सा इन्वेस्टर भी जो है वो पोर्टफोलियो की लिमिट अपनी बढ़ाए बिना उतना ही पैसा लगा रहा है, लेकिन उसको जो है मार्केट में एक्सीड करके लगा सकता है और उसका अच्छा रिटर्न जो है मार्केट से ले सकता है, मतलब कम पैसे से ज़्यादा फायदा ले रहा है। ये वाली सिचुएशन होती है, तो छोटा इन्वेस्टर भी मार्केट न्यूट्रल फंड्स में बेनिफिट ले सकता है। लीवरेज फंड्स, लीवरेज वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है बच्चों की, जिसमें क्या होता है कि वो लीवरेज मार्जिन पे काम करते हैं, है ना। रेगुलर इंडेक्स फंड्स मूव इन द बाइक में चल रहे हैं, पहिए में चल रहे हैं, विद द बेंचमार्क इंडेक्स द रिटर्न ऑफ एन इनवर्स इंडेक्स फंड शिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इट इज़ नथिंग बट सेलिंग शेयर्स व्हेन द स्टॉक गोज डाउन, यानी कि आप अपने शेयर्स को जब मार्केट की रेट डाउन हो जाए तो उनको सेल कर दीजिए, जब रेट बढ़ जाए तो उन्हें वापस खरीद दीजिए, यानी इस लीवरेज में काम करते रहिए, ऊपर नीचे होते रहिए, जैसे बाइक का पहिया घूम रहा है, कभी खरीद रहे हैं कभी बेच रहे हैं, ये काम आप करते रहिए, तो ये कहलाएंगे आपके लीवरेज फंड्स, है ना। एसेट एलोकेशन फंड्स, एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आप जिसमें डेप्ट भी है, इक्विटी भी है और गोल्ड भी है, ऑप्टिमम रेशो में आपने कहा मेरा एसेट एलोकेशन ऐसा करिए जिसमें सारी चीज़ों में मेरा पैसा लगाइए आप, है ना। बेस्ड ऑन अ प्री सेट फॉर्मूला और फंड मैनेजर डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट मार्केट ट्रेंड्स, है ना। एसेट एलोकेशन फंड्स कैन रेगुलेट द इक्विटी डेप्ट डिस्ट्रीब्यूशंस, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक हाइब्रिड फंड्स, है ना। हाइब्रिड फंड्स की तरह से होते हैं, बट नीड्स ग्रेटर एक्सपर्टाइज in choosing an allocation of bonds and stocks from the fund manager, ठीक है। गिफ्ट फंड्स कौन से होंगे बच्चों, एसेट एलोकेशन फंड समझ में आ गया, जिसमें बहुत सारा ऑप्टिमम रेशो है और आपका पैसा उनमें लगा हुआ है। गिफ्ट फंड वो है कि कई बार क्या होता है कि आप जो है उसका नाम ही गिफ्ट फंड है, आप यानी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने जो आपके लविंग वंस हैं उनको आप वो जो है म्यूचुअल फंड्स गिफ्ट कर सकते हैं, उनका रिटर्न उन्हें मिलेगा, एसआईपी की तरह से ये फंड आप उनको दे सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, it belongs to the index funds family and is bought and sold on exchange. Exchange traded funds have unlocked a new world of investment prospects, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडेक्स फंड्स होते हैं लेकिन एक्सचेंज होता है इसमें इनका। ट्रेडेड फंड्स है ना, आप न्यू वर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें इन्वेस्टर को गेन एक्सटेंसिव एक्सपोजर टू स्टॉक मार्केट्स, है ना। जैसे क्या होता है, ये फंड्स जो है रियल टाइम के प्राइस पे चलते हैं कि भाई फॉल हो रहा है उस पर हो रहा है, यानी कि रियल टाइम इसका जो है इंडेक्स रेट रहती है। कई बार इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होता है, कई बार इसमें लॉस भी हो जाता है, लेकिन इसकी रेट्स होती है एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है।
है ना, घटती बढ़ती रहती हैं, है ना। न्यू वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब आप वर्ल्ड लेवल पे लगा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे लगा रहे हैं, और उसकी एक्सचेंज रेट्स को जो है बियर करते हुए आप जो इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं, रियल टाइम का इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके के हमने म्यूचुअल फंड्स आज समझ लिए। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स और बाकी जो है फार्मूलाज के बेस पे इन्वेस्टमेंट, जो प्रैक्टिकल पोर्शन इसका थोड़ा सा हमें स्टार्ट करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल जो था इसका बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक अच्छी सी विनियोग विकल्प अल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपने जो है अच्छे से समझा।